तो एनिमल हस्बेंड्री की हम लोग बात करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग ये समझेंगे कि हम फूड के सोर्सेज को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, मतलब एनिमल फूड सोर्स को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से एनहांस कर सकते हैं, और किस तरह से हम फूड को बढ़ा के जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो एनिमल्स का क्या रोल है हमारे लाइफ के अंदर, इसको हम समझेंगे एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। एक बार हेलो बेटा, एक बार ढंग से चेक करिए, आप क्लास स्टार्ट हो गई है, आप बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो। एक बार कैंपस प्रॉपर चेक करिए, अगर नहीं दिखा रहा तो देव सर से कांटेक्ट करो। करिए, तो हम लोग बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री होती क्या है। तो आप सभी लोग लिखेंगे, देखिए। इट इज द इट इज द इट इज द मैनेजमेंट ऑफ और जिन्होंने ये अपना माइक अनम्यूट किया था, आप बार बार अपने माइक को अनम्यूट ना करें। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ लिव स्टॉक, LIVESTOCK, live stock, which deals with the feeding, feeding, caring and breeding of feeding, caring and breeding of domesticated animals. Domesticated animals. DOMESTICATED. डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे काव हो गई, बफेलो हो गया, इसके अलावा कुछ हमारे पास बर्ड्स हो गए, और इसके अलावा हमारे पास बीज हो गई, हनी बीज हो गई, और फिशेस हो गई। इन सबको हम क्या करेंगे, इन सबको हम अपने पास रखते हैं, इनकी केयर करते हैं, इनकी ब्रीडिंग कराते हैं, ताकि इनसे क्या हो, हमें जो बेनिफिशियल सब्सटेंस है वो मिल सके। और इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड। क्लियर हो गया। एनिमल हस्बेंड्री में हम लिव स्टॉक को रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो ये कहलाता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री की रिक्वायरमेंट क्यों है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो ये क्यों रिक्वायर्ड है, तो हम ये बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री है रिक्वायर्ड फुलफिल फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन की नीड को फुलफिल करने के लिए। और एनिमल से हमें क्या मिलता है, एनिमल प्रोवाइड मिल्क, मिल्क के अलावा हनी, मीट एंड अदर इम्पोर्टेंट सब्सटेंस। मिल्क, हनी, मीट और कुछ अदर इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस, ये सब हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है। अब अगर हम मिल्क देखें, हमें मिल्क किस किस से मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है, हमें मीट किससे मिलता है, इसके अलावा कुछ और हमारे ड्राउट एनिमल्स होते हैं जिनको हम सामान वगैरह इधर से ले जाने के लिए यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमें हेयर और स्किन से हमें कुछ सब्सटेंस मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से एनिमल है उनको एक बार समझ लेते हैं कि यूज क्या है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एक तरफ उनका यूज क्या है, दूसरी तरफ हम लिखते हैं एग्जांपल्स कि इस यूज के लिए कौन कौन से एनिमल्स हमारे पास आते हैं। तो ये टेबल बनाएंगे, इसमें ये हो जाएगा सीरियल नंबर, नंबर 1 हो जाएगा
मिल्च, और मिल्च का मतलब होता है मिल्क यील्डिंग। और मिल्क यील्डिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिल्क हमें किससे मिलता है? काऊ से मिलता है, इसके अलावा कॉट से मिलता है, बफेलो से। ठीक है। सेकंड हमारे पास आ जाएगा मिल्च के बाद मीट। मीट, मीट यील्डिंग एंड एग यील्डिंग। मीट एंड एग यील्डिंग। मीट और एग हमें किससे मिलते हैं? ये हमें मिलता है गॉट से मिलता है, शीप से मिलता है, इसके अलावा फिश से मिलता है, इसके अलावा चिकन हो गया। और तीसरा हमारे पास आता है ट्राउट। ट्राउट एनिमल्स। ट्राउट एनिमल्स का मतलब हो गया कि जिनको हम लोग अपने सामान वगैरह को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, या सवारी वगैरह राइडिंग वगैरह के लिए इनको यूज करते हैं। तो उसमें एक आ गया हॉर्स, हॉर्स हो गया, इसके अलावा डोंकी हो गया, इसके अलावा एक आपका म्यूल हो गया, और आपका बुल बुल ऑक हो गया। ये तीन एग्जांपल मोस्ट कॉमन है, तो हॉर्स, डंकी और म्यूल। नेक्स्ट हम देखें अगर, तो नेक्स्ट हमारे पास होता है फोर्थ वन जो है, वो आ जाएगा कि कुछ एनिमल्स के हेयर और स्किन से भी हम अपने लिए यूजफुल सब्सटेंस बना सकते हैं। हेयर एंड स्किन, जैसे शीप हो गई, शीप से हमें वूल मिलता है। ठीक है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ हमारे पास जो ये आते हैं वूल वगैरह आती हैं, इनकी हम स्किन से, स्किन का यूज करके लेदर सब्सटेंसेस या इनसे ऑब्टेन कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए कुछ यूज डोमेस्टिक एनिमल्स का, जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स के यूज देख लिए और उसके एग्जांपल देख लिए। अब सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है वो है कैटल फार्मिंग। ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में क्या करते हैं? कैटल फार्मिंग में हम क्या क्या चीजें करेंगे, कौन कौन से एनिमल रखेंगे, इसके अलावा कैटल फार्मिंग को मेंटेन कैसे किया जाता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। ये आपने नोट कर ली होगी, टेबल आप सभी ने बना ली होगी आई थिंक। अब हम लोग चलते हैं कैटल फार्मिंग की तरफ। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है, नंबर वन, वो है कैटल फार्मिंग। चलिए कैटल फार्मिंग की बात करते हैं। कैटल फार्मिंग के अंदर, या इसको हम लोग एक और हमने इसको नाम दिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटल हस्बेंड्री। ऑल्सो कॉल्ड कैटल। Excuse me, sir. Can you show first page, please? जस्ट वेट, ये माइक को आप म्यूट कर लें। क्लास चल रही है सर? एक सेकंड मैं चेक करता हूँ कहाँ से डालनी है, वहीं से जाके। ये जो क्लास चल रही है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, कैटल फार्मिंग को हम लोग जनरली यूज करते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को रखने के लिए। अब एक तो इसमें क्या रहेगा, एक तो इसके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल होंगे, प्लस इसके साथ साथ हम इसमें कुछ और एनिमल्स को भी रखेंगे जो कि ड्राउट वगैरह के लिए भी यूज किए जाएंगे। ड्राउट एनिमल्स भी इसके अंदर रखे जाते हैं। तो इसमें आपके पास दो चीजें आ गई, एक तो आ गए मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, दूसरे आ गए ड्राउट एनिमल्स। ठीक है, इन दोनों को हम कैटल फार्मिंग के अंदर रखते हैं। अब
इसमें हमें ना कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, जैसे कैटल्स की ब्रीड के बारे में हम सर बात करेंगे। ड्राउट एनिमल्स मीन? ड्राउट एनिमल्स मतलब जैसे हॉर्स वगैरह हो गए, हॉर्स हो गया, इसके अलावा अभी जो मैंने आपको बताए थे जैसे डंकी हो गया, म्यूल हो गया, ऐसे एनिमल्स जिनका हम यूज करते हैं राइडिंग वगैरह के लिए, या फिर जिनका हम यूज करेंगे कहीं ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज से यूज करेंगे, तो ऐसे एनिमल्स ड्राउट एनिमल्स कहलाते हैं। इसमें आपके पास हॉर्स, म्यूल, डंकी और कैमल भी यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा जरूर, अगर हॉर्स से मिल्क तो ऑब्टेन होता नहीं है, लेकिन उसका हम यूज कैसे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस में हम उसका यूज करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स ड्राउट एनिमल्स कहते हैं। तो ये दो एनिमल्स हम क्या करते हैं, इनको टेकिंग केयर करते हैं हम लोग कैटल फार्मिंग के अंदर। अब इसके बाद अगर हम कुछ ब्रीड्स की बात करें, ब्रीड समझें कि कैटल्स की कौन कौन सी ब्रीड हमारे पास होती है। ब्रीड्स ऑफ कैटल्स, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, वेराइटी। सबसे पहले ब्रीड होती क्या है ये लिख लीजिए। ब्रीड ऑफ कैटल्स में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्रीड इज द breed is the variety, breed is the variety of animals, breed is the variety of animal। एनिमल की जो वैरायटी है उसको हम लोग ब्रीड बोलते हैं, और हर एक ब्रीड में अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रहेंगी। जैसे कोई ब्रीड ऐसी होगी कैटल की जो सब बहुत ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करेगा, कोई ऐसा है जिसमें क्या है, जिसकी ड्राउटिंग पावर मतलब जिसका ट्रांसपोर्टेशन स्टेमिना बहुत ज्यादा, जैसे हॉर्स का स्टेमिना बहुत ज्यादा है, वो काफी तेजी से काफी समय तक दौड़ सकता है। तो हर एक ब्रीड में क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखी जाती है। अब कैटल्स के ब्रीड की अगर हम बात करेंगे, तो कैटल्स में जो ब्रीड है इनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो हम ये लिख सकते हैं, ब्रीड ऑफ कैटल क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। कैटल्स के ब्रीड को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, और वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा आपसे एग्जांपल पूछेगा। पहली ब्रीड है इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ, इंडिजिनस ब्रीड ऑफ काउ। इंडिजिनस ब्रीड क्या होती है, ये वो ब्रीड हैं जो बिलोंग करती हैं हमारे नेटिव एरिया से, यानी कि इंडिया से। दे आर बिलोंग्स टू नेटिव, और हमारा नेटिव क्या है, इंडिया, जो इंडिया की ब्रीड है। और इसमें आपके पास एग्जांपल आते हैं, इंडिजिनस ब्रीड कौन कौन सी हैं, तो एक तो है रेड सिंधी, रेड सिंधी हो गई। इसके अलावा एक हो गई शाहीवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शाहीवाल, ये बहुत पूछा जाता है। शाहीवाल हो गया, ये कैसी है हमारी, ये हमारी इंडिया की ब्रीड होगी। फिर इंडिजिनस ब्रीड के बाद हमारे पास आती है फॉरेन ब्रीड या एक्सोटिक ब्रीड। फॉरेन और एक्सोटिक ब्रीड, फॉरेन मतलब जो बाहर से आई है, जो हमारे इंडिया की नहीं है। हम काऊ के लिए देख रहे हैं, ठीक है, ब्रीड ऑफ काऊ, उसको आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। तो अगर फॉरेन ब्रीड की बात करेंगे, ये कहाँ से आती है, दे आर आउटसाइड टू तो ये नेटिव। कैसे पता चलता है कि ये इंडिया की है और ये फॉरेन की है? ये तो जूलॉजिस्ट बताते हैं ना, जो सबसे पहले जहां पर देखी गई ब्रीड, जो एनिमल सबसे पहले जहां देखा गया, वो उस कंट्री का ब्रीड कहलाएगा। जैसे शाहीवाल सबसे पहले इंडिया में देखी गई थी, तो वो इंडिया की ब्रीड है। रेड सिंह जो है इंडिया में देखा गया, तो ये इंडिया की ब्रीड है। ठीक है, ये हमको इवोल्यूशनरी टाइम से पता चलता है। तो हम ये बोल सकते हैं फॉरेन ब्रीड क्या होती है,
दे आर बिलोंग्स टू फॉरेन, ये फॉरेन से बिलोंग करती है। और इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम, तो इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जर्सी। जर्सी हो गया। सर इनमें बोलो बेटा। कुछ डिफरेंस भी होता है। हाँ, मिल्क प्रोडक्शन डिफरेंस होता है। जैसे हम जर्सी और ब्राउन स्विस की बात करें, तो ब्राउन स्विस जो वैरायटी है, ये क्या करती है, इसके अलावा एक आती है हॉलस्टीन फॉर्शियन, इसका लैक्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा है, ठीक है। या जर्सी की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। अगर हम इसकी बात करेंगे, साहिवाल की बात करेंगे, इंडियन वैरायटी की, तो इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन होगा, तो उस मिल्क में एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। वो प्रोटीन इन साहिवाल काव में ज्यादा होता है, ब्राउन स्विस में कम होता है। या इसका मिल्क जो है साहिवाल का, वो थोड़ा थिक होता है, जबकि ब्राउन स्विस का मिल्क जो होता है वो थिनर होता है, उसमें फैट कंटेंट कम होते हैं ब्राउन स्विस वाले में। तो ये वैरायटी है जिसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ब्राउन स्विस हो गया। इसके अलावा एक हो गया आपके पास में हॉलस्टीन। हॉलस्टीन फ्रेशियन, FRISAN। हेलो। जी सर, जी सर। नहीं सर, मैंने दोनों में, अभी मैंने कैंपस प्रो चेक किया था, कैंपस प्रो। हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। जैसे हमने दो, यहाँ पर तीन एग्जांपल देखे। एक देखा जर्सी, दूसरा देखा हमने ब्राउन स्विस, तीसरा हमने देखा हॉलस्टीन पर्शियन, फ्रीशियन, FRIESIAN। तो अगर जो इसकी बात करेंगे, जो लास्ट वाला हमने एग्जांपल देखा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें खास बात क्या है, ये आपको याद रखनी है। अगर हम इसकी बात करेंगे, तो इसका लैक्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा होता है। इट हैव हाई, हाई या फिर बोल सकते हैं लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। अब देखो, ये टर्म जो आपके पास आई है लैक्टेशन पीरियड, आपको पता होना चाहिए कि भाई लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। तो लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड है इसमें क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो मिल्क प्रोडक्शन का जो टाइम पीरियड है उसे बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। यदि हम ह्यूमन फीमेल में बात करेंगे, तो ह्यूमन फीमेल में जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी और वो जब किसी बेबी को बर्थ देगी, जब उससे किसी एक बेबी का या बच्चे का जन्म होगा, तो उसके जन्म के बाद क्या होता है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और लगभग एक टाइम ड्यूरेशन तक ये मिल्क प्रोडक्शन रहता है। जब उसका बेबी डेवलप हो जाएगा, तो उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन जो है ये बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर हम इनकी बात करें, काउस वगैरह की बात करें, तो इनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन चलता रहता है। और ये जो लैक्टेशन पीरियड है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव और लॉन्गर ड्यूरेशन का किसके अंदर देखा जाता है, तो हॉलस्टीन फ्रीशियन के अंदर देखा जाता है। और यही सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली काव है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये हमने दो वेराइटियां समझ ली, दो ब्रीड समझ ली। एक हमने समझ लिया इंडिजिनस ब्रीड, दूसरा हमने समझ लिया फॉरेन या फिर एक्सोटिक ब्रीड। एक इंडिया की देख ली हमने, और एक हमने देख ली कैटेगरी जो बाहर की है। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास आता है, थर्ड जो ब्रीड आती है, ये है क्रॉस ब्रीड ऑफ काउ। ध्यान से समझिएगा इसको, क्रॉस ब्रीड ऑफ काउ। देखिए, क्रॉस ब्रीड का मतलब क्या होता है। क्रॉस ब्रीड का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास दो वैरायटी हैं, दो ब्रीड हैं। एक तो है ब्रीड 1, एक ब्रीड ए हो गई मेरे पास, ठीक है। एक है मेरे पास ब्रीड बी। अब देखो, ब्रीड ए में अभी हम एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। ब्रीड ए में मान लीजिए इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ये हाई मिल्क प्रोड्यूस करती है, मिल्क प्रोडक्शन हाई है इसका। और ब्रीड बी में एक कैरेक्टर है कि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, प्रोटीन कंटेंट इसमें मोर है। अब हमें ना दोनों चीजें चाहिए, हमें मिल्क भी ज्यादा चाहिए, हमें उसमें प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करें, भाई इसका भी मिल्क पिए और इसका भी पिए, तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या करें, अगर इन दोनों ही प्रॉपर्टी को एक ही जगह ले आए, तो हमारा काम बन जाएगा। हमें मिल्क भी ज्यादा मिलेगा
और उसमें प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, ए वाले को बी वाले के साथ क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कराने का मतलब इसकी मेल वाली वैरायटी ली, इसकी फीमेल वाली वैरायटी ली, या इसकी फीमेल वाली वैरायटी ली, इसकी मेल वाली वैरायटी ली, और उनको आपस में क्रॉस करा दिया, मतलब उनका फर्टिलाइजेशन करा दिया। और उससे जो नया काफ आएगा, काफ मतलब जो गाय का नया बच्चा होगा, वो जब डेवलप करेगा तो डेवलप करके वो जो न्यू वैरायटी बनाएगा, इससे जो सी वैरायटी आई, ये जो न्यू वैरायटी आई, इसको बोलेंगे क्रॉस ब्रीड, क्योंकि ये दो अलग ब्रीड के क्रॉस होने से, मिलने की वजह से बनी है, इसे बोलेंगे क्रॉस ब्रीड। और इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी होंगी, इसमें मिल्क भी ज्यादा प्रोडक्शन होगा और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा है। तो ऐसी वैरायटी, ऐसी काऊ की ब्रीड कहलाती है क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया जो मैंने समझाया है तो बताइए, अदरवाइज हम इसके बारे में लिखते हैं। Sir, please explain again. क्रॉस ब्रीड ऑफ काउ की अगर हम बात करें तो क्रॉस ब्रीड का मतलब है काउ की एक ऐसी ब्रीड जिसके अंदर दो अलग अलग काउ की प्रॉपर्टी देखी जाएंगी। फॉर एग्जांपल, हमने ए ब्रीड लिया और बी ब्रीड लिया। ए ब्रीड के अंदर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और बी ब्रीड के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टी जो अभी अलग अलग ब्रीड में देखी जा रही हैं, वो दोनों एक के अंदर ही आ जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ए ब्रीड और बी ब्रीड को क्रॉस कराएंगे। क्रॉस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन करा देना, रिप्रोडक्शन करा देना। तो जब इन दोनों का रिप्रोडक्शन करा देंगे तो रिप्रोडक्शन से क्या होगा, हमारे पास एक नई वैरायटी आएगी जिसके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टी होगी, और ऐसी ब्रीड कहलाती है क्रॉस ब्रीड। अब ठीक है, ऑल डन। क्लियर है सभी को? चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए, अब क्रॉस ब्रीड के बारे में लिखिए। इन क्रॉस ब्रीड, in crossbreed variety, in crossbreed variety of cow, it contain desirable characters, it contain desirable characters of both the breed, desirable characters of both the breed, which are produced by crossing या मैटिंग। सर क्रॉसिंग के बाद दोबारा बोलना। क्रॉसिंग ऑब्लिक मैटिंग ऑब्लिक फर्टिलाइजेशन। क्रॉसिंग, मैटिंग, ऑब्लिक फर्टिलाइजेशन between the two different breed, between the two different breed। क्लियर है सभी को? क्रॉस ब्रीडिंग, ब्रीड वैरायटी क्या होती है समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। ओके, एग्जाम्पल लिखिए प्लीज। एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं हम इसके। एग्जाम्पल की बात करें तो एक हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल, करण फ्राइज, करण फ्राइज। नेक्स्ट लिख लीजिए फ्राई सेवाल, फ्राई सेवाल। तो ये हो गए आपकी दो क्रॉस ब्रीड वैरायटी ऑफ काउ।
तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि भाई कैटल फार्मिंग क्या है, और कैटल फार्मिंग में हम कौन कौन से या ब्रीड जो कैटल्स के हैं वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के ब्रीड हमें देखी है। अब हम फार्म को, जो कैटल फार्म है हमारा, या इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हमें रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कराएं ताकि जो हमारे कैटल्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकें, उनकी अच्छे से केयर हो सके। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो हेडिंग दीजिए फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट हम समझते हैं फार्म। एक्सक्यूज मी सर, यस, जो आपने लास्ट में लिखा था वो एक बार फिर से बताना। लास्ट में हमने लिखा है ये सर जो बोर्ड पे लिखा था ना ऊपर वो। करंट प्राइस, एग्जाम्पल बताऊं ना, हाँ सर। करंट प्राइस लिखिए इसका साथ में, करंट प्राइस, और सेकंड एग्जाम्पल है आपका प्राइस से बाद, FRIESWAL। तो अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कैटल फार्मिंग को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमें एक पर्टिकुलर एरिया बनाना होगा, जिस एरिया में हम क्या करेंगे, अपने कैटल्स वगैरह को रखेंगे, और प्लस उस एरिया में हमें उन्हें क्या क्या चीजें प्रोवाइड करानी होंगी, या हम क्या क्या चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो हम इसके अंदर करेंगे वो आती हैं फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो इसमें लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट लिखिए, इन इन फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, in farm management practices, in farm management practices, following things can be done, following things can be done। इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। नंबर ए, हम इसमें कैटल्स की ग्रूमिंग करेंगे, ग्रूमिंग। नंबर बी, हम इसमें उनको शेल्टर प्रोवाइड कराएंगे। थर्ड, इसमें क्या कर सकते हैं आप, उनको प्रॉपर फीड देंगे, अच्छा फूड देंगे, तो फीडिंग करवाएंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे, हेल्थ केयर, रेगुलर विजिट होना चाहिए किसका, वेटरनरी डॉक्टर का, और उनका जो रहने का एरिया है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए। ये सारी चीजें हम इसके अंदर उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो ए पार्ट है ग्रूमिंग, उसके बारे में बात करते हैं कि ग्रूमिंग में हम कैटल्स की ग्रूमिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो नंबर 1 आता है ग्रूमिंग ऑफ कैटल्स। कैटल्स की ग्रूमिंग में क्या क्या कर सकते हैं। अगर जो कैटल्स ग्रूमिंग की बात करें तो इसमें जो डर्ट है, या उनसे जो एयर, जो उनके कैटल्स वगैरह के जो हेयर वगैरह गिरते हैं, देखो कैटल जिस एरिया में रहेगा तो वहां पर उससे, उसकी बॉडी से कुछ हेयर लॉस वगैरह गिरेंगे, या कुछ ऐसे पैरासाइट होंगे जिसको हार्म कर सकते हैं। इन सबको हमें रिमूव करना है। जो डर्ट वगैरह है उन सबको हमें रिमूव करना है। डेली हमें क्या करना है, कैटल्स को नहलाना होगा, वॉश करना होगा, उनको साफ रखना होगा, क्लीन रखना होगा, ताकि जो वो मिल्क प्रोवाइड करा रहे हैं उसको भी हमें क्लीन रखना होगा, साफ सफाई रखना। ये सारी चीज कहलाती है ग्रूमिंग ऑफ कैटल्स। तो ग्रूमिंग में लिखिए, इन दिस we must remove the in this we must remove the dirt dirt comma external parasite, dirt comma external parasite, and and loose hair, loose hair, इन सबको हमें रिमूव करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ग्रूमिंग के अंदर, वॉशिंग ऑफ, Excuse me, sir. यस
सर एक्सटर्नल पैरासाइट के बाद दोबारा से बता दीजिए। एक्सटर्नल पैरासाइट एंड लूज हेयर, LOOSE हेयर, लूज हेयर। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वॉशिंग ऑफ केटल्स, washing of kettles regularly, washing of kettles regularly, इनको रेगुलरली वॉश किया जाए, मतलब बात कराया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला ग्रूमिंग। ग्रूमिंग के बाद सेकंड हमारे पास आता है शेल्टर ऑफ केटल्स, शेल्टर ऑफ केटल्स। देखिए शेल्टर कैसा होना चाहिए इनका, जहां ये रह रहे हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होनी चाहिए। तो लिख लीजिए, हैबिटेट ऑफ केटल्स must be large, habitat of cattle must be large and properly and proper ventilated and proper ventilated। कैसा होना चाहिए, ये लार्ज होना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए आप, फीडिंग, फीडिंग ऑफ कैटल। फीडिंग में लिखिए, प्रोवाइड सुपीरियर क्वालिटी फूड, प्रोवाइड superior quality food to the provide superior quality food to the cattles, to the cattles। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फीडिंग में ही, फीडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ cattles, feeding requirements of cattles depends upon, feeding requirement of cattle depends upon age, growth, and state of health, age, growth and state of health of animals। यानी कि हम उसको क्या फीड दे रहे हैं या कितना खाना उसको देना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, उसकी हेल्थ पे डिपेंड करेगा, उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एज पे डिपेंड करेगा और उसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि अगर जो प्रेग्नेंट है वो या उसका लैक्टेशन पीरियड चल रहा है तो हमें कितनी बार उसको फीड प्रोवाइड कराना है या कैसे फीड प्रोवाइड कराना है। इसके अलावा जो उसको फूड दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। अब जो फीडिंग मैनेजमेंट है इसमें हमारे पास भाई हम उसको कैटल को जो फूड प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या करेंगे, उसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, दूसरा है मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। दो तरह के लिए हम उसको फूड प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो हम उसे ऐसे फूड या इस क्वालिटी या इस तरह से फूड को प्रोवाइड कराएंगे ताकि उसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो। दूसरा, अगर हमें उसको मेंटेन रखना है कि मिल्क प्रोडक्शन को नॉर्मल करते रहे, हमें उसको हाई इंक्रीज नहीं करना, तो हम उस तरह से उसको फूड प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर दो वे और हैं इसको फूड प्रोवाइड कराने के। तो लिखिए आप, ये पॉइंट भी लिख लीजिए, for milk producing requirement, for milk producing requirement, specific nutrient are provided, specific nutrients are provided to the cattle during
to the cattle during lactation period, so that during lactation period, so that they increase the milk production, so that they increase the milk production. Next point लिखिए. For the maintenance of requirement, for the maintenance of requirement or maintenance of health, or maintenance of health of cattle, all the nutrients which are required for, all the nutrients which are required for health management of cattle are provided. ठीक है, तो ये हमने तीसरा पॉइंट समझ लिया यहाँ पर, फीडिंग ऑफ कैटल्स. अब एक लास्ट रह गया है और वो है आपका डिजीज मैनेजमेंट या हेल्थ मैनेजमेंट, की हेल्थ केयर को कैसे हम कर सकते हैं कैटल्स के. तो वो समझते ही हमारा कैटल फार्मिंग कंप्लीट हो जाएगा. तो अब देखो, कल आपकी एक क्लास मिस हो गई थी, ठीक है. आज की मैंने आपको टाइमिंग दी थी 3:30 बजे, बट आज क्लास नहीं लेंगे हम 3:30 बजे. आपकी क्लास हम कल लेंगे 3:30 बजे. तो कल आपकी एक क्लास होगी बायो की 3:30 पे. मैं उसका लिंक बना के शेयर कर दूंगा आपके कैंपस प्रो ऐप पे. पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा. तो आप लोग उस लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो हम कल 3:30 पे अपनी क्लास को, बायो की क्लास को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आज यहाँ तक पढ़ के रखिए. कल हम एक क्लास और लेंगे और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. 3:30 पे आपकी क्लास होगी. थैंक यू सो मच. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सो मच. Bye, sir. बाय बाय.